नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है यहां भी यानी हिंदुस्तान भारत में भी हो सकता है। तो कांग्रेस के एक और नेता सज्जन सिंह वर्मा, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री आवास में घुसी, फिर बांग्लादेश में घुसी और अब भारत की बारी है, भारत का नंबर है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही है कि भारत को बांग्लादेश से सबक ले लेना चाहिए। ऐसे में प्रश्न है कि सत्ता के लिए ऐसी अराजक सोच क्या सही है? आज इसी मुद्दे पर सीएनबीसी आवाज की टक्कर का बुधवार एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन इसी विषय पर होगा कि सियासत में हारे तो अराजकता के सहारे। स्वागत है आपका टक्कर के आज के एडिशन में। People who are associated with Shaheen Bagh, how many of them are still in prison? How many of them can't get bail? What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. क्या सत्ता पाने की छटपटाहट इस कदर हावी है कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद भारत में बांग्लादेश जैसी कामना कर रहे हैं और वो बयान पर अडिग हैं। I say whatever I say in public, never in private. ये बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है, वह भी यही चाह रही है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। 3 बार लगातार हार देखने के बाद कांग्रेस की मानसिक स्थिति ऐसी है कि देश को अराजकता में झोंकना चाहती है। देश को पीछे धकेलने के लिए कांग्रेस कुछ भी करने के लिए तैयार है। कांग्रेस में ऐसी सोच सिर्फ एक नेता की नहीं है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा की तमन्ना भी कुछ ऐसी ही है। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी, अब भारत का नंबर है। मोदी फोबिया का असर सिर्फ कांग्रेस तक नहीं है, दूसरी पार्टियां भी सियासत चमकाने में जुटी हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है। अगर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे हैं अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। लेकिन मोदी से नफरत वाला ये ट्रेंड नया नहीं है। तू चाय बेच से लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है। जो भी कुर्बानियां देनी हो उसमें मैं भी शामिल होने को तैयार हूँ। अब देखें कि किसके हाथ कौन किसका हाथ मजबूत है, हमारा या वो काफिर। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, शिक्षा बेच के खा घर, मोदी मर जा तू। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी के विरोध में कुछ नेता जनता को उकसाने और देश को दांव पर लगाने तक के लिए तैयार हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। लगातार हार के बाद क्या बांग्लादेश मॉडल चाहता है विपक्ष का एक बड़ा धड़ा? सत्ता सुख के लिए लोकतंत्र विरोधी रुख का विश्लेषण। बांग्लादेश में क्या हुआ और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भारत में भी यही चाहते हैं। हिंदुओं पर हमले हुए, मकान तोड़े गए, दुकानें लूटी गई, मंदिरों पर हमला हुआ, हिंदुओं को मारा गया, मूर्तियां खंडित की गई जिन मूर्तियों की हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं,
चुनी हुई बहुमत वाली सरकार को गिरा दिया गया, उनके नेताओं के घर में आग जनी हुई, उनके नेताओं को और उनके परिवारों को मौत के घाट उतार दिया गया, लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हुई। यह हुआ बांग्लादेश के अंदर। बिना जनमत वाले लोग अब वहां सत्ता संभालेंगे और अभी भी वहां पर आगजनी रुक नहीं रही है, मारकाट रुक नहीं रही है, लूट रुक नहीं रही है। क्या चाहते हैं लोग? लेकिन आज का बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस के सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भारत में अराजकता चाहते हैं और चुनाव में हारे तो देश में अराजकता के सहारे हैं? आज का यह बड़ा प्रश्न है, यह बड़ा सवाल है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, सत्यप्रकाश मिश्रा है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, कंचना यादव है। मैं विपक्ष से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और बड़ा प्रश्न पूछता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 50 सेकंड में आपको देता हूं और बड़ा प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या चाहते हैं विपक्ष के कुछ नेता? सलमान खुर्शीद क्या चाहते हैं? सज्जन वर्मा क्या चाहते हैं? मोदी के घर में घुसना चाहते हैं? जनता को देखिए, आपने कहा झूठों मुद्दों पर उत्तेजित करना चाहते हैं? आपने कहा, देखिए आपने कहा बीजेपी से हारे तो बांग्लादेश के सहारे। कहां भैया, जीती कहां है? एनडीए सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं, शायद आप भूल गए हैं। 240 सीटें आई, का नाम ही नहीं लिया। मैंने बोला मोदी से हारे तो बांग्लादेश मॉडल के सहारे। और क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच रही है? अनुराग भाई आपने क्योंकि प्रश्न करा, क्या ये अनुराग जी, क्या ये लोकतंत्र विरोधी सोच नहीं है जिसमें जनता को उत्तेजित करने का काम हो रहा है कि अगला नंबर भारत का है? अब देखिए, मैं आपने कहा ना कि चलिए आपकी बात से आते हैं, मोदी से हारे। कहां हारे भाई? बीजेपी हारी है ना, 240 सीटें लाई तो कहां जीत गए भाई? और हम उत्तर प्रदेश में 37 सीटें लाए, 33 लाए, तो कौन? अब बैसाखी पे सरकार चल रही है, आप जबरदस्ती कर रहे हो कि जीत गई। हाँ, ये कह सकते हो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार बोलने में दिक्कत तो किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये बोलना कि मोदी जी की बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, इसलिए ये आप मान के चलिए कि जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, जहां तक बंगाल की बात, बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश में जो हुआ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह की घटना की कोई जगह नहीं है और इस तरह की घटना की जगह होनी भी नहीं चाहिए। अब हमारे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे हिंदू फैमिली वहां रह रहे हैं उसको बचाना, उसको सुरक्षित करना, जो देश के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनको सुरक्षित रखना, जो हमारे लोग वहां बिजनेस करने गए उनको सुरक्षित रखना। सरकार इस पे काम करे, बजाय कि बातें ना करे, राजनीति ना करे। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालना। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया है सदन के अंदर, मैं ये समझ नहीं पा रहा। सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है, सज्जन वर्मा जो बयान दे रहे हैं वो बीजेपी के नेता है, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के नेता है, ये सब इंडिया अलायंस के नेता है। तो इसका जवाब सलमान खुर्शीद साहब दे देंगे, कांग्रेस दे देगी। लेकिन सवाल है कि इसके मतलब ये थोड़ी कि आप सरकार अपना काम बंद कर देगी। ऐसा तो नहीं है किसी ने कुछ बोला तो सरकार काम बंद कर देगी। गौरव भाटिया ओके, आपने अपनी बात को रखा, लोगों को नहीं बचाएगी। लेकिन मैं बताता हूं अराजकता का मॉडल क्या होता है जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। आप हर बात को लेकर जब विषय से विषयांतर करते हैं, कभी ओबीसी के मुद्दे पर, कभी संविधान के मुद्दे पर, कभी आरक्षण के मुद्दे पर, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी किसान के मुद्दे के ऊपर लगातार उत्तेजना वाला काम, जो बात नहीं हो रही है वो बोलना। सियासत के अंदर सियासत होनी चाहिए, सियासत में सियासत नहीं होगी तो कहां होगी? लेकिन देश की कीमत पे होगी। अब तो इस पे उतरा है कि बांग्लादेश मॉडल होना चाहिए। बांग्लादेश मॉडल लाकर क्या हासिल कर लेंगे हिंदुस्तान के अंदर? गौरव भाटिया, किसानों का सरकार को अपना काम करना चाहिए, सरकार को बयानों के सहारे नहीं रहना चाहिए। अमित जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इनकी खुद से मानसिकता है वो सबके सामने आ रही है और एक्सपोज हो रहा है ये विपक्ष। और इसकी वजह आपको मालूम है क्या है? अच्छा, जिनको होना था कृतज्ञ वो हो रहे हैं कृतज्ञ। और क्यों हो रहे हैं? चुनाव हार गए, लेकिन अब एक्सपोज ये हुए हैं कि इनको देश से भी कोई मतलब नहीं है। आज आप मुझे बताइए, कौन आ रहा है? हमने देखा किस तरह से श्रीलंका में भी इस तरह से भीड़ तंत्र में, वहां पे जो रूलर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके भवन में घुस गई थी जनता। यही बांग्लादेश में हुआ। पाकिस्तान में तो आटा और आतंकवादी
यही बात हो रही है, आटा है नहीं और आतंकवादी खूब है। दूसरी तरफ भारत कितना मजबूत लोकतंत्र है, किस तरह से यहाँ पे चुनाव होते हैं, पूरी निष्पक्षता से होते हैं और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। लेकिन आज नफरत ऐसी है, ये कहने की बजाय कि देखिए बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से सीख लेनी चाहिए, ये बता रहे हैं उल्टा। ये कह रहे हैं भारत को डर के रहना चाहिए, भारत में भी हो सकता है। ये क्या है? ये नफरत है भारत के लोकतंत्र के प्रति, भारत के जनता के प्रति जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। और सलमान खुर्शीद की हिम्मत कैसे होती है? अरे पूर्व मंत्री रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भारत में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे रागिनी नायक उनकी प्रवक्ता है, देखिए क्या कह रही हैं। वो कह रही है बच के रहना रे बाबा। अच्छा, सरकार हमारे बोलने, अब मोदी नहीं जी सरकार किसी के नेता के बोलने पे चलती है क्या? चुप कराइए पहले बंदर को, चुप कराइए पहले अभी जी। हर वक्त अपनी बारी में बोले। ये बदतमीज वाली भाषा, ये बदतमीज आदमी कौन है? चुप कराइए। नहीं, ये बदतमीज कौन है? ये क्या भाषा है? ये भाषा है, ये भाषा सरकार की होती है। ये बदतमीज व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, ये नहीं, इस तरह का दल बदलू आदमी इस तरह की बातें करता है। अरे अपने ग्रेवान में झांक के देखो, बदबू आएगी दल बदलू करने की। कम से कम लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रखो, कम से कम लैंग्वेज सही रखो, लैंग्वेज सही रखो। सरकार की भाषा है, सरकार के प्रवक्ता हो, भारतीय लोग आएंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भाषा ऐसी है क्या? इस तरह नहीं है, प्लीज। नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए इस तरह की भाषा देश में शोभा नहीं देती हिंदुस्तान में। नहीं, सब सम्मानित मेहमान हैं, आप अपनी बात रखिए गौरव जी। नहीं, हम गाली देने लग जाए, लेकिन हम इतने गिर नहीं सकते, हम इतना नहीं गिर सकते कि आपको गाली दें, आपको बंदर बोले, आपको सुअर बोले, आपको क्या क्या बोले, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे संस्कार कोई ना बोले। आप चुप रहिए अभी जी। ओके, एक सेकंड गौरव मैं बोल रहा हूं, लेकिन बंदर सुअर कोई ना बोले। मेरा निवेदन है, आदमियों की डिबेट है, अच्छे से बात करें हम लोग। ओके प्लीज। कमाल है भाई। ओके, गौरव भाटिया आपके 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। ऑडियो डाउन रखिएगा अनुराग जी का, बोलिए गौरव। नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात नहीं रख सकता। मेक योर पॉइंट गौरव भाटिया। आप अपनी बात को रखिए प्लीज। हाँ, धन्यवाद। अमीर जी, ये सुनिश्चित कराइएगा बीच में कोई ना बोले। बहुत गंभीर विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से कांग्रेस पार्टी की राष्ट्र प्रवक्ता कहती हैं अब मोदी जी को कहें तो क्या कहें, मतलब मोदी जी पे इशारा कर रहे हैं। ये राहुल गांधी वाली सोच है, मोदी जी को डंडे मारेगी जनता, खून की दलाली, मौत का सौदागर, सांप बिच्छू, ये वही सोच है। और मैं आज ये कहना चाहता हूं, क्या सलमान खुर्शीद को शोभा देता है कि वो ये कहे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी होगा? क्या ये राहुल गांधी से पूछे बिना कहा जा सकता है? सोनिया गांधी इस पे चुप क्यों है? एक शब्द बोलेंगी। और देखिए इसी तरह से बयान आए हैं, हमने देखा महबूबा मुफ्ती का भी इसी तरह से बयान आया है, संजय राउत का भी। वो कह रहे तानाशाह। अरे चुनाव हुए थे भारत में, भारत की जनता ने आपको लताड़ा और नकारा, भारत की जनता ने मोदी जी को चुना। तो आज ये पूछा जाएगा कि बांग्लादेश को देखकर भारत की प्रशंसा करनी चाहिए और मैंने जैसा कहा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन ये गाली देने में विवेक ये चिंताजनक। ओके, क्या आपको लगता है, मेरा पॉइंट ये है कि सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा को ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है? बांग्लादेश में वहां की जो अकलियतें, वहां की जो मिनॉरिटी है, वहां पर मारा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। देखिए, मतलब क्या आपको लग रहा है भारत में ऐसा हो सकता है? और वहां पर लोकतंत्र का चीरहरण हो चुका है पूरी तरह से। जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया है। और शेख हसीना तो हिंदुस्तान में आज की तारीख के अंदर, क्या बांग्लादेश शांत हो गया क्या? क्यों चाहते हैं हम ये चीजें? और अराजकता हिंदुस्तान में फैला के चाइना को फायदा कौन पहुंचाना चाहता है? ये सवाल खड़ा होंगे। नहीं, देखिए अब मैं बोलूंगा इस विषय में। सबसे पहली चीज, कुछ चीजों का विश्लेषण जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है, बीबीसी कर रहा है, अल जजीरा कर रहा है, अमेरिकन चैनल्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से न्यूज 18 इंडिया और अमीश देवगन, आप लोग भी वर्ल्ड क्लास पत्रकार हैं। हमें करना चाहिए, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से करना चाहिए। अमीश, आपको ये मानना पड़ेगा कि शेख हसीना भारत के लिए बहुत अच्छी थी और हमारे साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हमारे नेताओं के, लेकिन अपने देश में प्रजातंत्र को उन्होंने समाप्त किया।
उन्होंने 10 साल तक लीडर ऑपोजिशन को जेल में रखा, जेल में है खालिदा जिया। उसके अतिरिक्त जो इलेक्शन हुआ उसमें ऑपोजिशन के साथ ने रिगिंग का आरोप लगाया और पार्टिसिपेट भी नहीं किया इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। स्टूडेंट्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट बहुत लेट आया अपने वक्तव्य को लेकर के, तब तक सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम उसके अंदर कूद पड़ा था। वायलेंस आज हो रही है, लेकिन कल नहीं, पर बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वो हमको भली भांति पता है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश का मॉडल भारत में क्यों लाना चाहते हैं? मेरा प्रश्न तो ये है, आप हमारे आते हैं भारत तो परोक्ष रूप से भी, आप तो परोक्ष रूप से भी, अपरोक्ष रूप से भी आप तो सपोर्ट कर रहे हैं सलमान खुर्शीद को, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखिए मैं नहीं इनडायरेक्टली नहीं, मैं तो डायरेक्टली सपोर्ट करूंगा अगर करना होगा। मैं बड़ा क्लियर आदमी हूं उमेश भाई। पहली चीज, कांग्रेस और इंडिया अलायंस का ये ऑफिशियल बयान नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूंगा, सलमान खुर्शीद का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम और इस देश के अंदर है। वो एक इंटेलेक्चुअल है, हमारी डीपीएस की जो एजुकेशन सोसाइटी है उसको हेड कर चुके हैं, हजारों स्कूलों को उन्होंने रन किया है, उनकी वाइफ और उनका थिएटर में योगदान है, बहुत बड़े वकील हैं। क्या हम सर बोलने दीजिए, अरे देखिए अब आप बार-बार इंटरप्शन नहीं, बहुत बड़ा योगदान है। तो आई एम सॉरी टू से, ये योगदान किस काम का, जब वो बांग्लादेश, वो चाहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश बन जाए। अब आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं है सर, देश की बात है। You are talking about our nation. It is your nation and my nation. ये मेरे और आपके मुल्क की बात है। इस देश के लोगों से पूछ को देखो, मैं अभी लोगों से पूछता हूँ ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो मुझे लोग देख रहे हैं, क्या आप बांग्लादेश चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर? बांग्लादेश मॉडल चाहते हैं? इस पे किसी का हाथ नहीं खड़ा होगा इस पैनल पे भी, क्योंकि सबको पता है बांग्लादेश मॉडल का मतलब क्या है। सलमान खुर्शीद ने, अरे वहां पर विवेक श्रीवास्तव, मुझे बुलाया तो मुझे बोलने दीजिए। सत्ता पक्ष के विरोध में बोला नहीं जाता, जैसे आप निरंतर 11 साल से बोल रहे हो और बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हो। बोलिए अब, क्या आप सलमान खुर्शीद को देशद्रोही डिक्लेयर करते हैं इस चैनल पर? क्या अमीश देवगन और न्यूज 18 डिक्लेयर कर रहा है कि सलमान खुर्शीद देशद्रोही है? सलमान खुर्शीद ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, सलमान खुर्शीद पेट्रियोटिक नहीं है, सलमान खुर्शीद एक बुरा मंत्री था, कांग्रेस पार्टी देशद्रोही है, विवेक श्रीवास्तव चाइनीज एजेंट है, 70 साल हमने देश को लूटा, हम देश तोड़ने जा रहे हैं। क्या यह नैरेटिव आप सपोर्ट करते हैं? सलमान खुर्शीद ऐसे नहीं है और किसी ने नहीं कहा कि भारत के अंदर अराजकता हो, लेकिन जब आप प्रजातंत्र का खून करते हैं, 800 किसान मरते हैं बॉर्डर के ऊपर और प्रधानमंत्री सो के उठते हैं। प्रजातंत्र का खून 1975 में हुआ था। सुन लीजिए, नहीं, मैंने आपको मौका दिया। सर देखिए, प्रजातंत्र का कत्ल अगर हुआ तो 1975 में हुआ, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस की सरकार थी, तभी हुआ प्रजातंत्र का कत्ल। उससे पहले नहीं हुआ था, उससे पहले नहीं हुआ था। और सलमान खुर्शीद को देशद्रोही डिक्लेयर करने वाला अमीश देवगन कोई होता ही नहीं है, कोई होता नहीं है। लेकिन मैं प्रश्न जरूर खड़ा करता हूं कि क्या हम अपने देश में अराजकता को बढ़ावा देंगे? मैं अपने देश को बांग्लादेश मॉडल में नहीं चलने दे सकता, बतौर पत्रकार, बतौर हिंदुस्तान। यह सिर्फ एक वार्निंग है। किस बात की वार्निंग है? नहीं तो आप बताइए ना, 800 किसान जब मर गए थे, किसान आंदोलन था, किस बात की वार्निंग? क्या सो रहे थे उस वक्त? ओके, वेट करा, क्या बोल रहे हैं? मरेगा। ओके, खालिस्तानी बोला गया, नक्सली बोला गया हम लोगों को। वार्निंग है आप लोगों के लिए। श्रीवास्तव जी, थोड़ा वक्त दे दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। और मुझे लगता है कि आप अच्छे से सुनेंगे जी, आप लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल। अगर आपके इंडी अलायंस को जनता नकारे तो क्या आप चलेंगे अराजकता के सहारे? क्या आप मानते हैं विवेक श्रीवास्तव, होल्ड ऑन, क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी को यह हक था कहने का कि मोदी को डंडा पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली के एयरपोर्ट पे नारा लगेगा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? क्या आप इसकी आलोचना करते हैं? सिटिंग प्रधानमंत्री के कितने वक्तव्य गिरा दूं सर? के तमाम नमूने सिटिंग प्रधानमंत्री के कितने वक्तव्य गिरा दूं? ये तरीका ठीक नहीं है। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले तरीका ठीक नहीं है। ये शब्द सिटिंग प्रधानमंत्री के थे ना। आपको इतनी शालीनता नहीं है कि आप विपक्ष को सुन सके। आप मेरे बोलिए सर, फिर आप बोलिएगा, आप सुन लीजिए पूरा, फिर आप बोलिएगा प्लीज। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, अराजकता का बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है। जो महबूबा मुफ्ती ने कहा वो चिंता का विषय है, और जो सज्जन वर्मा ने मध्य प्रदेश में बोला वो तो जेल जाने लायक हरकत है। इस देश में अराजक बयानों की कोई जगह नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत का लोकतंत्र आजादी के पहले से भी, क्योंकि इसका आजादी का आंदोलन ही बहुत लोकतांत्रिक था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, अहिंसा से भरा आंदोलन था,
तो भारत का लोकतंत्र इसकी जड़ों में है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 18वीं लोकसभा तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन द्वारा सत्ता परिवर्तित होता रहा, अलग अलग राज्यों में भी सत्ता का परिवर्तन हुआ और सुप्रीम कोर्ट का कोई एक भी फैसला अब तक अमान्य करार नहीं हुआ, वो फैसला लागू हुआ। इस देश में अगर आप ये कहें कि मोदी के घर में घुसेंगे, ये क्या, ये अराजक नहीं है? आप कहेंगे बांग्लादेश बन जाएगा, ये अराजक नहीं है? हमारे देश में ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई है जिसमें आप ये कह रहे हैं? आज भी संसद हर बिल पर बहस करता है, बहस के बाद बिल पास होता है। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन में कुछ किसान लाल किला पे भी चढ़ गए थे। क्या एक गोली चली किसान आंदोलन में? क्या सरकार ने गोलियां चलाई थी किसान आंदोलन में? जो इमरजेंसी के समय छात्र आंदोलन में किसान आंदोलन में कांग्रेस ने गोलियां चलाई थी, आपको याद होगा। कांग्रेस ने बिहार में छात्र आंदोलन में गोलियां चलाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गोली कहीं नहीं चलाई। मैं मानता हूं कि 800 किसान जो किसान आंदोलन में मारे गए, किसी अन्य कारणों से सरकार ने उनको नहीं मारा, वो एक चिंता का विषय है और उनके प्रति गहरी संवेदना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बांग्लादेश बन जाएगा तो शर्म आनी चाहिए। वो खालिस्तानी कहा गया सर, नेताओं को हर सरदार खालिस्तानी हो जाता है ये बात बोलने के लिए। सलमान खुर्शीद ने एक सिरफिरे जैसे व्यक्ति के रूप में बयान दिया है। उन्होंने अपने पूरी की पूरी राजनीतिक यात्रा को यह कहकर आज समाप्त किया कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होगी। हमें भारत के लोकतंत्र पर गर्व है। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि उन्होंने जब वो बात कर रहे थे शाहीन बाग की, शाहीन बाग के कई अभी लोग जो है वो जेल में बंद है, उनको बेल नहीं कौन दे रहा? उनको अगर बेल कोर्ट नहीं दे रहा तो उसके अंदर कोर्ट की गलती है। कोर्ट तो संविधान से चलती है और संविधान के तो सूरमा है आप लोग, लेकिन संविधान के सूरमा ये समझने में असमझ है, ये समझने में असमझ है कि अगर शर्जील इमाम को और उमर खालिद को बेल नहीं मिल रही है तो उसमें कोर्ट को वो दोषी मान रहे हैं। इसका मतलब सफूरा जरगर को बेल दिया भी है सुप्रीम कोर्ट ने। जिन सरदारों को खालिस्तानी कह दिया गया था, जिन सिखों को खालिस्तानी कह दिया गया था, जो किसी को नहीं कहा गया, बैठे थे, जिसने कहा गलत था और हम कम्युनिस्ट सब कहा, बिल्कुल कहा, हम लोगों को नक्सली कहा गया। ओके, गौरव नक्सल कहा जाता है के पास जाऊंगा, लेकिन ये चर्चा बहुत बड़ी है गौरव भाटिया, ये सामान्य चर्चा नहीं है और मैं इसको बोल रहा हूं ये ऐतिहासिक चर्चा है। मतलब बगल में बांग्लादेश में अराजकता फैली है, श्रीलंका में फैली, हम पड़ोस में भी ऐसा हो जाए, अपने पड़ोसी घर में भी कुछ बुरा हो जाए तो ये नहीं बोलते हमारे घर में ऐसा होना चाहिए। हम देश के लिए ऐसा सोच रहे हैं, कि हमारे देश में ऐसा हो। मतलब अगर इन लोगों को मौका मिले पहली फुर्सत का, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, पहली फुर्सत का मौका मिले, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के, श्रीलंका के पहली फुर्सत में भारत आएंगे ये लोग। अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनको पता है भारत के अंदर उनका मान है, सम्मान है, भारत के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस है। तभी तो यहां पर हिंदू मूल है, लेकिन उसके बावजूद यहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी है। बांग्लादेश में बड़ी है क्या हिंदू पॉपुलेशन? पाकिस्तान में बड़ी है क्या? अफगानिस्तान में? अरे समाप्त हो गई जी, घटने की तो बात ही कम है, समाप्त ही हो गई। गौरव भाटिया। अभी जी देखिए, जो अब मैं कहने जा रहा हूं, विवेक जी जो है वो दूसरी पार्टी से है, विपक्ष में है, लेकिन मेरी किसी बात से असहमत नहीं होंगे क्योंकि वो जनता का भाव है। सबसे पहले उन्होंने कहा सलमान खुर्शीद का योगदान, तो मैं विवेक जी से यह कहूंगा कोई योगदान देश से बढ़कर नहीं होता है। और हां, सलमान खुर्शीद का ही योगदान है जब उन्होंने बताया सोनिया गांधी बाटला हाउस में आतंकवादी मारे गए तो उनके लिए रोई, लेकिन आज जब अल्पसंख्यक जो हैं बांग्लादेश में हिंदू और जो वहां पे सिख हैं, उनके लिए एक वक्तव्य किसी का नहीं आया। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी अमीर जी अभी एक सप्ताह पहले फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करती हैं। आज जब हिंदू और सिख प्रताड़ित हो रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल रही? क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और ये क्या है? ये राहुल गांधी की टूल किट है, जो टूल किट उन्होंने जॉर्ज सोरस से सीखी है। और नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग भारत से नफरत करने लगे हैं। विवेक भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए 55 इस्लामिक मुल्क हैं, क्यों नहीं उन 55 इस्लामिक मुल्क को इंसानियत के नाते ये कहना चाहिए जो हिंदुओं के और सिखों के साथ हो रहा है, जिनकी मदद भारत की सरकार करेगी, उनके लिए एक शब्द बोले।
20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में हैं। मैं भारत का नागरिक होने के नाते सुनना चाहता हूं, 20 करोड़ मुसलमान आज बोले कि जो गलत हो रहा है वो गलत है और अल्पसंख्यकों को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ एक बात अमीर जी मैं और कहना चाहता हूं, देखिए कुछ ऐसे मौके आते हैं जब पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का श्रेय जाता है, 140 करोड़ जो सहिष्णु जनता है उसको श्रेय जाता है कि 75 साल की आजादी में कभी भी हमने डिक्टेटोरियल, कभी भी तानाशाह का रूल नहीं देखा है। हमने देखा है लोकतंत्र, केवल काला अध्याय इंदिरा गांधी लाई। और विवेक भाई अब आप बताइएगा, जो बातें मैंने आपको बोली है कौन सी बात से आप सहमत नहीं हैं? जब इस तरह के बयान आएंगे कि प्रधानमंत्री जी के घर में जनता घुस जाएगी, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर कोई सिरफिरे कांग्रेस के इस तरह का प्रयास करते हैं, 1 करोड़ भारतीय दिल्ली में अकेला सुरक्षा कवच बन जाएंगे भारत के लोकतंत्र का नरेंद्र मोदी जी। कंचना यादव, विवेक मैं आपके पास आऊंगा। कंचना यादव, ये बयान जो था ये बैड टेस्ट में दिया गया बयान है और ये उत्तेजना से भरा बयान है, ये एनार्की को, अराजकता को प्रमोट करने वाला बयान है। क्या इसका बकायदा हर पॉलिटिकल पार्टी को खंडन नहीं करना चाहिए? देखिए सरकारें आती जाती हैं लेकिन लोकतंत्र रहता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही अमीर जी, सरकारें आती जाती रहती हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में सरकार किसी भी पार्टी की बने, हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारी जो पड़ोसी मुल्क है उनसे दोस्ती अच्छी हो, उनसे रिश्ते अच्छे हो। लेकिन हो क्या रहा है, श्रीलंका बैठा है चाइना की गोद में, ये तो इनकी फॉरेन पॉलिसी है। अभी गौरव भाटिया जी से और भी पूछूंगी मैं। म्यांमार में सेना का रूल चल रहा है, नेपाल भूटान जा रहा है चाइना की तरफ, और एक देश था जो इंडिया से इतना करीबी था और वो उसका क्या हाल हो रहा है, उस पर अब किसका, पाकिस्तान और चाइना आकर वहां पर आतंक मचा रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, क्या ये जो विद्रोह हुआ ये एक दिन में हुआ और आज ही हुआ? नहीं, ये तब से शुरू हुआ और बहुत दिन पहले से हो रहा है। जब जनवरी में इलेक्शन हुआ और पूरे अपोजिशन को उन्होंने जेल में डाला और एक रिग्ड इलेक्शन किया और अपोजिशन लगातार ब्लेम करती रही, लगातार पेपर लीक हो रहे, लगातार उस इशू को उठाए जा रहे, लगातार आरक्षण का इशू उठ रहा है। और उन स्टूडेंट को जब शेख हसीना जी ने आतंकवादी कहा ना, देशद्रोही कहा, जो हमारे यहाँ भारत में आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर देते हैं, आंदोलनजीवी, देशद्रोही ऐसे शब्द उपयोग करते हैं जब कोई आंदोलन करता है। तो इसलिए इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब आप ऑपरेटर बन जाते हो, जब आप कितनी भी ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दो, कितना भी इनकम किसी का कर दो, लेकिन आप जब ऑपरेशन बन जाते हो, जब आप तानाशाह बन जाते हो, जब आप तानाशाही रवैया दिखाने लगते हो, अपोजिशन को जेल में डालते हो, और 15 से 29 साल के नौजवान जो सड़क पर घूम रहे होते हैं, ना उनके पास पैसा होता है, ना उनके पास एजुकेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा बयान का। कंचना जी एक क्लैरिफाई कर दीजिए, आप सलमान खुर्शीद के बयान का विरोध कर रही हैं, सज्जन वर्मा के बयान का विरोध कर रही हैं, या इसको और प्रचारित, इसको और प्रसारित करने का एक अखंड प्रयास कर रही हैं? मैं अखंड जैसा कुछ नहीं है, मैं वो संदेश दे रही हूँ जो हमारी सरकार लगातार करती रहती है। अभी आपने कहा कि डिबेट होकर हमारे बिल पास होते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट से 150 सांसदों को निकालकर बिल पास होता है, डिबेट करके बिल पास होता है। एक सेकंड, यूएस से पूरे वेस्टर्न कंट्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी गवर्नमेंट को आगाह किया था कि बांग्लादेश में शेख हसीना तानाशाह बनती जा रही है, लेकिन हमारी कंट्री ने समय रहते उनको सचेत नहीं किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वेस्टर्न कंट्री से तो ये भी आगाह किया था कि यूएस रशिया के साथ तेल मत लेना, लेकिन हमारी कंट्री के पैसे बढ़े। फिर आप कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की प्रेशर में नहीं रहना चाहिए। कमाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं हो सकता। वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो बोला था कि रशिया से तेल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेल लिया। हमारे लोगों को तेल आज पूरी दुनिया से सस्ता मिल रहा है, बेहतर दामों पे मिल रहा है। पॉइंट नंबर 1, वेस्टर्न कंट्रीज तो कहती है कि आपको जो हम बोले उसमें हाँ करो, जो हम बोले उसमें ना करो। ऐसा करे नरेंद्र मोदी की सरकार, तो आखिर में क्या? ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना कि शेख हसीना जी को बांग्लादेश क्यों नहीं, बांग्लादेश उनको क्यों छोड़ना पड़ा? शेख हसीना जी के खिलाफ स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों जेल में थी? शेख हसीना जी के खिलाफ वहां पर ऑपोजिशन क्यों लड़ाई लड़ रही है? ये बात तो मैं आपसे पूछ रही हूं। ओके, गौरव भाटिया, बांग्लादेश में हुआ एक कारण नहीं है। ओके, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियोज डाउन। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, देन अनुराग जी।
देखिए, आरजेडी प्रवक्ता को कम से कम याद होगा किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी प्रधानमंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री की नरेटी पकड़ी हुई है, वो खुद भड़काऊ बातें बोलते हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लेकिन एक बात कहता हूं, शायद गलती से मुंह से इनके निकल गया। इन्होंने कहा पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम दूसरे देशों से संबंध ठीक रखें। नहीं, पहली प्राथमिकता जो होनी चाहिए, जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हैं उनको सुरक्षित वापस लाया जाए। और हम सब ने देखा, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने वक्तव्य दिया, अमित जी, इतने कम समय में 7,000 भारतीय वहां से सुरक्षित वापस आए और बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये हमारी प्रतिबद्धता दिखाता है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, ये शायद ये भूल गई, विदेश नीति तो हमारी इतनी मजबूत है अमीर जी, शेख हसीना जी पे क्या चार्ज लगता है? उन पे चार्ज ये लगता है कि वो कट्टरपंथी सोच के साथ नहीं खड़ी हुई, वो भारत के साथ मधुर संबंध रखती थी और चीन चाहता था कि उनके साथ मधुर संबंध हो। तो ये जो हिडन फोर्सेस होती हैं, ये जो विदेशी ताकतें होती हैं, जैसे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान से कहते हस्तक्षेप करो, उसी तरह से विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया और भारत इतना मजबूत है। मैं ये बता दूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ देवकी नंदन ठाकुर जुड़ रहे हैं सीधा यूएसए से इस विषय के ऊपर। देवकी नंदन ठाकुर, क्या बांग्लादेश मॉडल से के सहारे भारत के लोग हैं, ऐसा आपको लगता है? जो सलमान खुर्शीद का बयान आया है और जो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता का बयान आया है, जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। नहीं, मुझे एक बार बयान बता देंगे आप शब्दों में कि क्या बयान उनका है? उन्होंने सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही, जैसे श्रीलंका में हुआ वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री निवास पर लोग घुसेंगे, ऐसे ही सलमान खुर्शीद ने बोला है। अब ये बयान जो है वो देश को भड़काने वाला है, लोगों को भड़काने वाला है और ये बयान देश के लिए खतरा है। ऐसे बयान जो राजनीति में है, जो कभी सरकार में रहे हो अथवा आगे रहने की इच्छा हो, उन लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बहुसंख्यक लोग इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ हैं, यहाँ किसी को तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं। पर जो बांग्लादेश में हुआ उस पर क्या बयान हम लोग देना चाहते हैं? प्रश्न ये है कि जो हमारे इस देश में कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, जो चला चुके हैं, जो आगे चलाएंगे, उन लोगों की नजरों में बहुसंख्यक लोगों की क्या जिम्मेदारी है? वो बहुसंख्यकों की सुरक्षा कैसे निर्धारित करेंगे, ये पूछा जा रहा है। आज अगर बांग्लादेश में वहां धर्म पूछकर, नाम पूछकर, जाति पूछकर अगर लोगों को, बहन बेटियों को वहां से खींचा जा रहा है, मंदिर चलाए जा रहे हैं, तो इस देश में जिसमें बहुसंख्यक लोग सनातनी हैं, उस देश के सत्ताधारी लोग अथवा जो कुर्सी पे बैठने की इच्छा रखने वाले लोग या जो बैठ चुके हैं वो लोग, वो ये बात बताएंगे कैसे? लेकिन हमारे यहाँ पर तो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग का कहना है कि बांग्लादेश के वो हिंदू हैं, उनका हमारे से क्या लेना देना है? जो उनके साथ होता है हो। हमारे देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ऐसा मानता है। वो तो बांग्लादेश के हिंदू है, उनका हमारे से क्या लेना देना है? ऐसे लोगों को फिर कम से कम इस समय में जाके बांग्लादेश में रहना चाहिए। बांग्लादेश में रहे जाके। वो कहते हैं हम क्यों रहे, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं और यहाँ ज्ञान दे रहे हैं सबको। आप ज्ञान दीजिए, लेकिन उस चीज के लिए तैयार भी रहिए कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो 15-20 साल बाद आपके देश में भी होगा। अगर आज उसकी शुरुआत नहीं की गई, आज बहुसंख्यक और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी लोगों ने, राजनीतिक लोग जो हैं, उन्होंने नहीं ली, तो कल नहीं परसों ये दिन हम सबको देखना पड़ेगा और इसके लिए हम लोगों को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर हमें बटने की आवश्यकता नहीं है, एकजुट होकर हमें अपने बहुसंख्यक लोगों को, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे पाकिस्तान। देवकी नंदन जी, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूं और आप जुड़े आज बहुत दूर से, उसके लिए भी मैं आपका खास धन्यवाद करता हूं। आप वो एकजुट हो तो रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बांग्लादेश मॉडल को अपनाइए, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि देखिए जो बांग्लादेश में वो भारत में भी हो सकता है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा, वो कह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास में घुसा गया, जैसे श्रीलंका में घुसा गया, वैसे हिंदुस्तान में भी घुसा जाएगा। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश मॉडल को। अमीर जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो दो लोगों का प्रारंभ में आपने नाम दिया वो एक विशेष धर्म से आते हैं और
उन दोनों की छवि हम और उनकी विचारधारा हम इस बात से भी जान सकते हैं कि आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो राज्य चल रहा था कोई किसी हिंदूवादी का नहीं था या किसी क्रिश्चियन का नहीं था, मुस्लिम का ही था। और मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही राज्य कर रहे थे वहां पर। एक हसीना मुस्लिम धर्म की है, उनके कारण ही भगाया उनको, लेकिन आक्रमण किस पे किया? हिंदुओं। आक्रमण किया हिंदू जी, पॉइंट मंदिर तोड़े हिंदुओं के। तो ये मेंटेलिटी तो इनकी समझी जा सकती है। तो तभी तो कहते हैं कि सीए को समझना चाहिए था, अननेसेसरी उसका विरोध करने लग गए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ है। जी 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 जी, आप कुछ कह रहे थे देवकीनंदन जी, बोलिए। अमीश जी, एक सेकंड। जितने भी लोग आपके इस टीवी डिबेट में बैठे हैं, इन सब से, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं धर्मगुरु के नाते बोल रहा हूं, मैं इन सब से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इन सब चैनल पे बैठे हुए नेताओं की, जो नेता हैं पार्टियों से जुड़े, उनको एक मिल के कदम उठाना चाहिए कि कभी भी मेरे देश पर ऐसी आंच ना आए। ऐसे लोगों की, और जो बाहर भी हैं हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनको भी कैसे बचाया जा सकता है, इन सबको उस पर बहस करनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। अनुराग भदौरिया, आप बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के पक्ष में है कि नहीं है? बिल्कुल, बस मैं इतना बोल दूं, अच्छा लगा अभी हमने एक ट्वीट पढ़ा कि अमेरिकन रेसलर जो हैं जॉर्ज बरोज ने मांग की है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आवाज़ तो उठी। अब सवाल आपका, उसका जवाब देता हूं मैं, क्योंकि मुझे हमेशा कल से लग रहा है कि कैसे गोल्ड मेडल देश में आता, कैसे हमारे देश को सिल्वर मेडल मिल जाए, उसको मैं बार बार देख रहा था। अभी ट्वीट आया तो मैंने कहा हम बताएं, देश से शेयर करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, मैंने तो सबसे पहले वक्तव्य में यही बोला, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। कौन नेता क्या कहता है उसके पीछे भाग रही, वो देखो नेता ने बोल दिया, पकड़ो 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 बोला। अरे भाई, नेता की बातों पे मत पड़ो, आप अपना काम कीजिए। जो वहां लोग फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं वहां पे, जो हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, जो हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां बिजनेस करने गए हैं, कई लोग वहां गए होंगे जो काम करते हैं, हम कई लोगों को जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित लेके आए, इसमें सरकार को चिंता करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह पड़ोसी राज्य हमें देशों में देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है यहां भी लोकतंत्र का सम्मान होता रहे, यहां भी लोकतंत्र का किसी तरह से कोई लोकतंत्र का अपमान ना हो, क्योंकि नहीं होता रहे हम सम्मान कर रहे हैं, हमेशा होता रहे, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। हम लोकतंत्र के सम्मान में खड़े हैं, हम सर झुकाकर विपक्ष को कह रहे आइए हमारे साथ लोकतंत्र के सम्मान में कहां खड़े होते हैं भैया? अरे 78 सांसदों को 78 सांसदों को एक साथ बाहर निकाल के सरकार की हार बता दिया। अरे आपके बीच में बोला नहीं, आप काहे चिल्लाने लग गए? आप काहे चिल्लाने लगे? आपके पेट से ज्यादा दर्द हो रहा है, चोर है क्या मन में? मन में चोर है क्या? मन में चोर है क्या? क्यों चिल्लाने लगे? क्यों चिल्लाने लगे? मन में चोर है क्या? मन में चोर है क्या? एक मिनट रुकिए, अरे मुझे बोलने दो भाई, क्यों चिल्ला रहे? मैंने कहा कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 78 सांसदों को, अरे वो बीच में क्यों बोलने लगे भाई? उनके मन में चोर है क्या? क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? हम तो अपनी बात करें। अरे पता नहीं क्या है मन में भाई, उनको तो पता ही नहीं चलता ना कब दिल में चोर क्यों होगा। अरे बोलने दो ना मुझे, आप क्यों मेरी बात को काट रहे हैं भाई? मैं जानना चाहता हूं। अरे भाई, जेडीयू को तो आप जानते हो। अरे मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से 78 सांसदों को बाहर निकाल के बिल पास कर दिया जाता है, तो हम आवाज उठाते हैं ना, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाते हैं। आवाज उठाई, संविधान बचाने की बात किसने की? विपक्ष ने, हमने की ना, कि भाई कम से कम देश में संविधान और लोकतंत्र बचना चाहिए। ये हमारे, लेकिन हमारा आपसी की बात है, इसको हम बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम किसी श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर सकते। ना हम उसी संविधान के उसी संविधान को बचाते बचाते संविधान की खिल्ली उड़ा दी आप लोगों ने। आपने भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया ना आपके नेताओं ने। नहीं, संविधान की खिल्ली उड़ा दी आपके लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी, अरे सरकार पे सवाल उठा देती है जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास करती है, तो ये तो बीजेपी खुद उठाती है। मैं सांसदों को गौरव भाटिया 30 सेकंड तो नहीं किया था। देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया। देवकीनंदन जी नमस्कार। देखिए, दो बात, स्वामी जी नमस्कार, मेरा नमस्कार ले लीजिएगा। जहां भी प्रवक्ता ने कहा कार्टून है, देखिए ऐसा है अमीर जी, आप देखिए, सबसे पहले सपा प्रवक्ता ने कहा ये भाषा है, आप अपना काम कब करोगे? अनुराग शांत, तो इनको शायद ये जानकारी नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई अमीर जी, जी बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में
सपा के जो सीनियर लीडर है राम गोपाल यादव जी भी थे, राहुल गांधी भी थे। पूरी चर्चा पे हमने देखा किस तरह से सकारात्मक बात करने का प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष सुधरता नहीं है। हमने बताया हमारी प्राथमिकता है हर भारतीय लौट आए, विशेष विमान से भारतीय वापस आ रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल और केवल घटिया ऊंची राजनीति करना। और इसीलिए मैं कहता हूं हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम कब देश हित में अपना काम करोगे? और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से देखिए, आपके चैनल पे आज मैं कहता हूं, ममता बनर्जी 100 गलत बातें करती हैं, संविधान विरोधी भी करती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश का मामला आया उन्होंने एक अच्छी बात करी, क्योंकि पश्चिम बंगाल प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। उन्होंने कहा भारत की सरकार के हम साथ हैं, भारत की सरकार जो कदम उठाएगी उस फैसले के साथ हम जी। इस समय बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान हाई कमीशन ने 7 सांसदों को आम भेजे हैं, ऐसा बीजेपी के अमित मालविया कह रहे हैं। पाकिस्तान उच्चायोग ने आम भेजे हैं और इस 7 सांसदों में राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी का नाम भी है, समाजवादी पार्टी की इकरा हसन का नाम भी है। ये इस समय की बड़ी खबर है। शशि थरूर, इकरा हसन का भी नाम है। इसके अलावा मुहिबुल्लाह नदवी, जियाउर रहमान बर्क, अफजाल अंसारी का भी नाम है, कपिल सिब्बल का भी नाम है। ये बड़ी खबर है। 7 सांसदों को आम भेजे गए हैं। अनुराग भदौरिया, सपा के भी 3 सांसद बताए जा रहे हैं, तो आम आए हैं आपके पास पाकिस्तान हाई कमीशन से क्या? देखिए, मुझे तो आम मिले नहीं भाई, मैं आपका तो नाम भी नहीं है। बाग काम हमने खाया है। नहीं, मुझे कहते हैं मुझे मिले नहीं तो मैं कैसे बताऊं, जब मुझे आम लोगों को आम नहीं मिल रहे, ना खास खाने लोगों को को मिले, ना पाकिस्तानी देखने आम को मिल मिले। रहे हैं। नहीं, अब खास लोगों में से अब पता नहीं, अब जब मुझे मिलेंगे, जब मैं देखूंगा तो मैं बात बोलूंगा कि आम आए कि नहीं आए। हाँ, ये जरूर है कि आजकल हम लोगों के बाग में थोड़े आम कम आए थे तो पड़ोसी के बाग से लेके खाने पड़े। अरे पड़ोसी के बाग तक तो ठीक है, पड़ोसी मुल्क से मत लीजिए बस। ओके, गौरव भाटिया। नहीं, पड़ोसी देखिए, ऐसा है, मैं एक बात अमित जी बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि हम देखते हैं किस तरह से भारत में भी जो विपक्षी दल हैं, खासकर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी, ये लोग जाति के नाम पर बांटते हैं देश को, धर्म के नाम पर बांटते हैं, क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं, और खासकर भाषा के आधार पर बांटते हैं। हमें ये देखना चाहिए किस तरह से देश एकजुट हो सकता है, और वो तभी हो सकता है। यहाँ तो अब आपके नेता कह रहे हैं कि आम आए हैं। वो वजह है उसकी अमीर जी, आप याद करिए, पहले का एक वीडियो राहुल गांधी का बहुत चल रहा है आज, उनसे उत्तर प्रदेश के किसी निवासी ने कहा आम खाओगे, तो उत्तर प्रदेश के निवासी को जवाब दिया इन्होंने, आई हेट मैंगोज ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी आम आते हैं ना, इससे बड़ा लगाव है। जैसे मणिशंकर अय्यर को मोहब्बत है पाकिस्तान से, वैसे ही राहुल गांधी को वहीं के आम पसंद आते हैं। ना आम जो है भारत के पसंद आते हैं, ना आम जनता पसंद आती है, और ना आम जनता पसंद करती है राहुल गांधी को, इसीलिए पाकिस्तान से आए हैं। अब उसमें कौन सा सीक्रेट मैसेज आया है वो भी डिकोड हो जाएगा जल्द। देखिए, जिन खास लोगों को पाकिस्तान ने आम भेजा है उनको जरूर देश को बताना चाहिए आम में कितनी मिठास और इन संबंधों में कितनी खटास है भारत और पाकिस्तान के बीच। कश्मीर में अभी भी हिंसा जारी है, ऐसे आम को स्वीकार क्यों करते हैं? और देश के आम आदमी के साथ प्रेम कर लें थोड़ा, और देश का खट्टा मीठा आम खा लें। और लोकतंत्र में कड़वाहट, खट्टा मीठा सब चलता है, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करें। जी, बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर सोच समझ कर बोलें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांग्लादेश की स्थिति पर हालात हैं साउथ एशिया में, उस पर सोच समझ के किसी को भी टिप्पणी करना चाहिए। और सलमान खुर्शीद और सज्जन वर्मा का इस मामले में बिल्कुल नकारना चाहिए सभी। अब वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी की। आप देख रहे हैं व्यूअर्स, सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन, और अब वक्त हो गया है एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी का, एक ब्रेकिंग न्यूज का। मंगलवार रात हर भारतीय इस उम्मीद में सोया था कि बुधवार को भारत की झोली में पेरिस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल तो आएगा ही। अगर गोल्ड मेडल नहीं भी आया तो सिल्वर आएगा।
ऐसा इसलिए था क्योंकि रेसलर विनेश फोगाट की उम्मीदों को अपने कंधों पर मजबूती से उठाए हुए थे। लेकिन आज दोपहर होते होते क्या हुआ, विनेश फोगाट अपने फाइनल मैच से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं क्योंकि उनका वजन 50 किलो से 100 ग्राम ज्यादा निकला। यह खबर हम भारतीयों के लिए किसी भद्दे मजाक से कम नहीं थी, बड़ी दुख की खबर थी क्योंकि कल विनेश फोगाट ने 50 केजी कैटेगरी में विश्व की 3 सूरमा महिला पहलवानों को धूल चटाई थी और गोल्ड मेडल से ठीक एक कदम पहले उनके साथ साथ पूरे देश को यह झटका लग गया। हालांकि पूरा देश इस खबर से पहले भी विनेश के साथ था और इस खबर के बाद भी मजबूती के साथ विनेश के साथ खड़ा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप प्रत्येक भारतीय के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि जब 6 अगस्त की सुबह विनेश फोगाट का वजन 49.9 किलोग्राम था तो उन्होंने 3 मैच जीते। उसके बाद उनका वजन 52.7 किलोग्राम कैसे पहुंच गया। भारत के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिनशॉ पाद्रीवाला ने बताया कि विनेश ने वजन घटाने के लिए रात भर कड़ी मेहनत करी। इस दौरान उन्होंने कई घंटे साइकिलिंग, स्किपिंग और इसके बावजूद उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। आज से पहले शायद ही कभी 100 ग्राम का भार इतना ज्यादा महसूस हुआ होगा, लेकिन सवाल यह है कि चंद घंटों में विनेश का इतना वजन कैसे बढ़ गया और बड़ा तो घटा क्यों नहीं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज भरी संसद में बताया कि विनेश फोगाट को उनकी पसंद की कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ मुहैया कराया गया था। पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए उन पर 70,45,775 रुपए खर्च किए गए थे, यानी 70 लाख से ज्यादा। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट के मुताबिक इन सारे सवालों का सही जवाब या तो उनका सपोर्ट स्टाफ दे सकता है या खुद विनेश, और किसी कॉन्स्पिरेसी से यानी षड्यंत्र से उन्होंने तो इंकार ही किया है। लेकिन फिलहाल बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन देश को दुख है विनेश के हारने का। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। सत्यप्रकाश जी, आप हमारे मंच पे आए, हमारे स्टूडियोज में आए, आपका विशेष धन्यवाद। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप देखते रहिए व्यूअर्स CNBC आवाज, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। गुड नाइट, नमस्कार।